मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सोनपुर गांव की उस सुबह में कुछ अलग ही चमक थी। सूरज की किरणें खेतों की हरियाली को छूकर जब गांव की गलियों में उतर रही थीं, तो ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद इस उत्सव का हिस्सा बनने आई हो। गांव की हर कच्ची पक्की गली को रंगोली से सजाया गया था। दरवाजों पर आम के पल्लव, केले के खंभे और लाल कलावा बंधा था। हवा में ढोलक की थाप और शहनाई की गूंज तैर रही थी। हर कोई उत्साहित था, क्योंकि आज सोनपुर का इतिहास बन रहा था। गांव के सबसे रसूखदार व्यक्ति सेठ हरिनारायण अग्रवाल की इकलौती बेटी पायल का विवाह था। सेठ हरिनारायण का नाम ही काफी था। उनके पास मीलों तक फैले खेत थे। आधा जिला उनकी दुकान से उधार लेता था और पंचायत का फैसला उनकी एक हुंकार पर बदल जाता था। लेकिन आज वो अपनी पूरी संपत्ति को अपनी बेटी के विदाई उत्सव में झोंक देना चाहते थे। अंदर कमरे में पायल आईने के सामने बैठी थी। भारी लाल लहंगा, शुद्ध सोने के गहने और माथे पर चमकता हीरा जड़ा टीका वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक दुल्हन की होनी चाहिए। उसकी सहेली ऋतु ने उसे देखते हुए छेड़कर कहा, तारांकन, अरे इतनी उदास क्यों है? सेठ जी की इकलौती बेटी है तू, रानी बनकर जाएगी अपने ससुराल। पायल ने ठंडी आह भरते हुए अपनी परछाई को देखा और धीरे से कहा, तारांकन रानी या नौकरानी? ऋतु चौंक गई। ये क्या कह रही है? पायल ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, तारांकन, तुमने दूल्हे को देखा है ऋतु? न कार, न शान, न कोई रसूख। सुना है मामूली सा काम करता है। मुझे गरीबी से डर नहीं लगता। मुझे गरीबी से जुड़ी उस बेबस और लाचार जिंदगी से डर लगता है जहां हर चीज के लिए तरसना पड़े। पायल के मन में वो बीज पनप चुका था जिसे उसके पिता की दौलत ने सींचा था। इंसान की कीमत उसके पैसे से होती है। उधर गांव की सीमा पर एक पुरानी सी जीप रुकी। उसमें से एक युवक उतरा, राघव। सफेद सूती धोती, हल्का कुर्ता और कंधे पर एक गमछा। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी बड़े संत या गहरे समुद्र में होती है। उसके साथ केवल 5 लोग थे। न कोई बैंड बाजा, न कोई आतिशबाजी। गांव वाले एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। तारांकन, यही है सेठ जी का दामाद? लगता है सेठ जी ने कोई भारी मजबूरी में ये रिश्ता किया है। राघव ने सब सुना, पर उसके चेहरे का भाव नहीं बदला। वो सीधे मंडप की ओर बढ़ा, जैसे वो किसी परीक्षा में बैठने जा रहा हो। दरअसल ये रिश्ता 6 महीने पहले तय हुआ था, जब सेठ जी के पास एक पुराने पंडित जी राघव का प्रस्ताव लेकर आए थे। सेठ जी ने पूछा था, कमाई कितनी है? पंडित जी ने कहा था, बहुत नहीं, पर लड़का संस्कारवान और ईमानदार है। सेठ जी ने एक लंबी सांस लेकर हां कह दी थी। उन्हें लड़के की गरीबी की परवाह नहीं थी। वे बस एक ऐसा दामाद चाहते थे जो उनकी बात न टाले। विवाह की रस्में शुरू हुई। हवन की अग्नि प्रज्वलित थी। पायल को जब मंडप में लाया गया तो उसके कानों में भीड़ की फुसफुसाहटें पड़ने लगीं। सुना है दूल्हे के पास खुद का घर भी नहीं है, किराए पर रहता है। पायल के कदम ठिठक गए। उसने सामने देखा, राघव शांत खड़ा था। उसकी आंखों में न तो अमीर घर की दामाद बनने का लालच था, न ही कोई डर। उसकी यही सहजता पायल को अपमान जैसी लगी। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, वधू वरमाला अर्पण करें। पायल ने कांपते हाथों से माला उठाई, लेकिन पहनाई नहीं। उसने माला नीचे पटक दी और चिल्लाकर बोली, तारांकन, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं बताया गया था कि यह आदमी इतना दरिद्र है। मैं सेठ हरिनारायण की बेटी हूं। मैं किसी मामूली आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। पूरा मंडप सन्न रह गया। ढोल रुक गए, शहनाई की तान बीच में ही टूट गई। सेठ जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कांपते हुए राघव से कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। राघव मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया थी, और कहा, तारांकन, माफी की जरूरत नहीं सेठ जी। शायद यही होना था। राघव बिना पीछे मुड़े मंडप से बाहर निकल गया। शादी टूटने के बाद सोनपुर में मातम सा छा गया। सेठ जी की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। घर के अंदर पायल की मां कमला देवी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, बेटी, तूने आज एक इंसान को नहीं बल्कि अपने संस्कार को ठुकराया है। उधर शहर की ओर लौटते हुए राघव ने जीप की खिड़की से बाहर देखा। उसके दिमाग में 12 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो दिल्ली के एक आलीशान बंगले में पला बढ़ा था। उसके पिता शशांक वर्मा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। एक बार जब उनके व्यापार में घाटा हुआ तो राघव ने देखा कि जो लोग जी हुजूर करते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसके पिता ने तब कहा था, बेटा, पैसा तुम्हें पहचान दिला सकता है, लेकिन सच्ची इंसानियत की परख गरीबी में ही होती है। उसी दिन राघव ने तय किया था कि वो अपनी पहचान छुपाकर एक ऐसा रिश्ता ढूंढेगा जो उसे नहीं, उसकी आत्मा को प्यार करे। राघव शहर पहुंचा और अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया।
लेकिन वो अपनी कंपनी के आलीशान दफ्तर में बैठने के बजाय एक साधारण सरकारी स्कूल के आसपास रहने लगा। वहीं उसकी मुलाकात अनुश्री से हुई, जो उसी स्कूल में शिक्षिका थी। अनुश्री सादी साड़ियां पहनती थी और बच्चों को पूरी निष्ठा से पढ़ाती थी। राघव हर दिन बच्चों के लिए किताबें और स्टेशनरी लाता। एक दिन अनुश्री ने पूछा, तारांकन, आप ये सब क्यों करते हैं? आप हैं कौन? राघव ने सादगी से कहा, मैं वो हूं जो लोगों के अंदर की अच्छाई को ढूंढता है। अनुश्री को उसके शब्दों में गहराई महसूस हुई। वो राघव को एक साधारण पर महान विचारों वाला इंसान मानकर उसका सम्मान करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें बैंक बैलेंस नहीं बल्कि विचारों की समानता थी। इसी बीच किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन स्कूल में जिलाधिकारी का दौरा था। उन्होंने जैसे ही राघव को देखा, वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बड़े सम्मान से बोले, सर, आप यहाँ? राघव ने उन्हें आंखों से चुप रहने का इशारा किया, पर खबर फैल चुकी थी। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वर्मा ग्रुप के मालिक राघव वर्मा, सादगी की मिसाल। जब ये खबर सोनपुर पहुंची तो जैसे बिजली गिर गई। सेठ हरिनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस दरिद्र को ठुकराया था वो वास्तव में कुबेर का अवतार था। लेकिन पायल का हाल तो और बुरा था। उसे अपनी हार का एहसास हुआ, पर यह हार पैसे की नहीं बल्कि सोच की थी। उसने अपनी मां से पूछा, मां, अगर वो आज भी गरीब होता तो क्या मैं सही होती? मां ने कहा, नहीं पायल, क्योंकि तूने उसकी जेब देखी थी, उसका दिल नहीं। पायल ने हिम्मत जुटाई और दिल्ली के उस आलीशान दफ्तर में राघव से मिलने पहुंची। राघव के सामने अब वो पायल नहीं थी जिसके पास घमंड का गहना था। उसने सिर झुकाकर कहा, तारांकन राघव, मैं आपसे माफी मांगने नहीं बल्कि ये स्वीकार करने आई हूं कि मैं छोटी सोच वाली लड़की थी। मैंने आपको इसलिए नहीं ठुकराया कि आप गरीब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इंसान की कद्र नहीं थी। राघव ने शांत भाव से सुना और खिड़की की ओर देखते हुए कहा, तारांकन पायल, कुछ दरवाजे केवल एक बार खुलते हैं। आपने जो किया वो समाज की सोच है, पर मैंने जो चाहा वो एक रूहानी जुड़ाव था। आपका सच स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार है। तभी अनुश्री कमरे के अंदर आई। राघव ने उसे पायल से मिलवाया और कहा, तारांकन पायल, ये अनुश्री हैं। इन्होंने मुझे तब चुना जब इनके पास मेरे बारे में जानने के लिए कुछ नहीं था सिवाय मेरे व्यवहार के। पायल समझ गई कि वो क्या खो चुकी है। कहानी का अंत किसी फिल्मी मिलन जैसा नहीं था, बल्कि एक आत्मिक शांति जैसा था। राघव और अनुश्री ने एक साधारण मंदिर में विवाह किया। कोई दिखावा नहीं था, बस दो आत्माओं का मिलन था। पायल ने गांव लौटकर अपने पिता की दौलत के सहारे जीने के बजाय शहर में जाकर अनाथ बच्चों और बेसहारा लड़कियों के लिए एक संस्था खोली। उसने संकल्प लिया कि वो लड़कियों को केवल शिक्षा नहीं बल्कि सही संस्कार देगी, ताकि भविष्य में कोई और लड़की हैसियत के तराजू में इंसान को न तोले। सोनपुर के उस मंडप का वो खंभा सालों तक वहीं गड़ा रहा, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहा कि इंसान की असली दौलत उसकी जेब में नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसके धैर्य में छिपी होती है।